एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसमें जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ज्योग्राफी से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से जरूरी हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, आपके DSSB इसके सिलेबस में क्या भूगोल से जुड़े हुए टॉपिक हम यहां कवर करते हैं। इसलिए सीरीज का नाम क्या है? DSSB ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम वे टॉपिक कवर कर रहे हैं जिनके कंसेप्ट जानना आपके लिए जरूरी है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ हम उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, ताकि यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे आसानी से डील कर पाए। ठीक है, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, ऋतुओं में परिवर्तन से लेकर सौरमंडल, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में, साथ ही साथ इसी क्रम में दिन और रात कैसे होता है, पृथ्वी में देशांतर अक्षांश की रेखाएं क्या हैं, मानक समय क्या होता है, समय की गणना कैसे की जाती है, और कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर धरातल पर पाई जाती हैं, पर्वत पठार मैदान के बारे में हमने पढ़ा। इन्हें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इनसे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, उन फैक्ट्स को भी हम यहाँ डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में विजिट करिए और वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप वो टॉपिक YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उससे आपको डिटेल में एनालिसिस पूरे टॉपिक का मिल जाएगा। ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है किसके बारे में, कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वह किन किन संगठन या किन किन घटकों से मिलकर बनता है। तो हमने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखा था, हमने उसके कंपोजिशन को देखा था, और एटमॉस्फेयर की संरचना हमने पढ़ी थी। संरचना में हमने देखा कि कैसे यह ताप के आधार पर 4 हिस्सों में डिवाइड है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, ये हमने ठीक से डिस्कस कर रखा है, डिटेल से देखा है। आप चाहें तो ये वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। हर एक मंडल के बारे में हमने ठीक से डिस्कस किया है, ताकि यदि किसी भी छोटे छोटे फैक्ट से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे डील कर लें, उसे डील करने की स्थिति में हो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा क्या? ये हमने पढ़ा तापीय संरचना के आधार पर जो वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर कई हजार किलोमीटर तक, उसमें तापीय संरचना के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। एक और इसमें विभाजन था, वह था रासायनिक संरचना के आधार पर। तो आज की क्लास में हम रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि तापीय संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर कौन कौन सी परतें हैं, उसमें हमने चर्चा की थी। तापीय संरचना के आधार पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल के बारे में, और रासायनिक संरचना के आधार पर पूरे वायुमंडल को 2 बृहद हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सममंडल, सममंडल जिसे होमोस्फीयर कहा गया। ठीक है, और दूसरा है विषम मंडल, विषम मंडल जिसे हीट्रोस्फीयर कहा गया। ठीक है, उस क्लास में हमने ये चर्चा की भी है। अब आज जो इंपॉर्टेंट है वह यही है कि आखिर यह जो होमोस्फीयर है यानी सममंडल है, यह क्या है, और जो विषम मंडल है यह क्या है। यानी आज की क्लास में हम बेसिकली वायुमंडल की संरचना में रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल कितने प्रकार का है, इसे कितनी परतों में बांटा गया है, यह देखने वाले हैं। तो रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को 2 बृहद हिस्सों में बांटा गया है, होमोस्फीयर यानी सममंडल, और दूसरा है हीट्रोस्फीयर यानी विषम मंडल। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रासायनिक संरचना, यानी कहीं ना कहीं जो पूरी पृथ्वी में, अब मान लीजिए पृथ्वी है,
ठीक है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या है, गैसों का आवरण है, बहुस्तरीय आवरण है, और यही गैसों का बहुस्तरीय आवरण क्या है, वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में बहुत सी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इन गैसों का क्या प्रतिशत है, इनकी संरचना क्या है, इसे ही रासायनिक संरचना के भीतर शामिल कर लिया गया है। तो रासायनिक संरचना के भीतर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सौरमंडल की, होमोस्फीयर की, ठीक है। सौरमंडल के लिए अमूमन जो ऊंचाई निर्धारित की गई है, माना गया है कि सागर तल से लगभग 80 से 90 किलोमीटर, माना गया कि सागर तल से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मंडल विस्तृत है। सौरमंडल सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, और इस मंडल में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। हमने पहली क्लास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशत के बारे में डिस्कशन किया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में विद्यमान है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण गैसें हैं। ओजोन जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये अन्य गैसें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैसें हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत या इसकी मात्रा में वृद्धि की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक और महत्वपूर्ण गैस के रूप में उभर कर सामने आई है, क्योंकि उसके प्रतिशत की बढ़ने की वजह से जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, जिसे हम वैश्विक तापन के रूप में जानते हैं, जिससे कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। तो अभी कुछ वर्षों में ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक और महत्वपूर्ण गैस के रूप में उभर कर सामने आई है, ठीक है। तो ये तो बात की कि सौरमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन अन्य गैसों के सापेक्ष यदि हम बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल को सममंडल क्यों कहा जाता है? देखिए, जो सममंडल है, यहां पाई जाने वाली जितनी भी गैसें हैं, ऊंचाई के आधार पर उन गैसों का अनुपात लगभग बराबर है। ध्यान रखिएगा, सममंडल यानी सागर तल से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई में जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं, इनके अलावा जो हमने हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, इन सभी गैसों की जो हमने बात की, इन सभी गैसों का जो प्रतिशत है वह सममंडल में लगभग समान अनुपात में पाया जाता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? सममंडल कहा जाता है। सभी गैसों का अनुपात क्या है? सभी गैसों का अनुपात प्रायः समान होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? सममंडल, होमोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो गैसीय संगठन है, जितने भी प्रकार की यहां गैसें पाई जाती हैं, इनका विभिन्न ऊंचाई पर इन गैसों का जो संगठन है, इनका जो प्रतिशत है, ध्यान रखें यहां प्रतिशत शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इन गैसों के संगठन का जो प्रतिशत है ऊंचाई के आधार पर यह लगभग समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या गैसों का प्रतिशत ऊंचाई के आधार पर जैसे ही ऊपर की हो जाएंगे, इन सभी का प्रतिशत क्या होता है? लगभग समान होता है, ठीक है। ये तो था शुरुआती तौर पर, लेकिन मानव की क्रियाकलापों ने, मानव के जितने क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, खासकर आर्थिक क्रियाकलापों ने इसे ज्यादा प्रभावित किया है। यानी हमारे जो प्राकृतिक आसपास हमारा पर्यावरण है, या आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक गैसीय संगठन है, क्योंकि गैसों की एक निश्चित मात्रा है, तो प्राकृतिक गैसीय संगठन को मानवीय क्रियाकलापों ने प्रभावित किया है। हमने जो ईंधनों को जलाया है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि का जो हमने दहन किया है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत के बढ़ने की वजह से ये सममंडल में जो इनका अनुपात बराबर था, समान था, इसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिला है, ठीक है। और इस अंतर की वजह से
ऐसा पाया गया कि जहां 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के आसपास यदि हम बात करें तो उसके बाद देखा गया कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण के बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब पाया गया कि 1750 के आसपास जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा गया था वह लगभग क्या था 0.028 से लेकर 0.029 था, ठीक है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में लगभग 1988 के आसपास यह देखा गया कि इसका सांद्रण बढ़ के 0.035 से 0.036 हो गया है। कहीं कहीं आपको यह आंकड़ा 7 और 8 भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रतिशत देखिए, जो प्रतिशत 1988 में देखा गया, कहां 1750 में जो प्रतिशत 0.028 था, 29 था, वह विगत कुछ वर्षों में ही आप देखिए कितना हो गया 0.035 और 36, जो अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रतिशत को दिखा रहा है। इतने ही वर्षों में यह वृद्धि लगभग 25% की हुई है और इस वृद्धि की वजह से जो CO2 का सांद्रण है वायुमंडल में वह बढ़ गया है। CO2 के सांद्रण के बढ़ने की वजह से वैश्विक तापमान की घटनाएं घटित हो रही हैं और यह मानव के लिए अन्य जीव जंतुओं के लिए क्या है, हानिकारक है। सममंडल को तापीय संरचना के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो क्रमशः क्षोभमंडल, ध्यान रखिएगा, सममंडल यानी हम बात कर रहे हैं रासायनिक संरचना के आधार पर जो पहला डिवाइडेशन है, ठीक है। तो सममंडल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, क्षोभमंडल, समतापमंडल और तीसरा है मध्यमंडल। और इन तीनों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा हम रिकैप लेकर चलते हैं। कैसे? क्षोभमंडल यानी चूंकि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया गया सममंडल में, सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। क्षोभमंडल में देखिए, जैसे हम इसे क्या कहते हैं, क्षोभमंडल यानी जहां पर हवा का घर्षण हो। शुरुआती जो परत है 1 से 3 किलोमीटर, वहां पर जो धरातल है, इस धरातल के माध्यम से हवा की दिशा और गति में घर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए निचली परत में जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं या दिन की प्रतिदिन की दैनिक दशाएं हैं, वे ज्यादा क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं निचली वाली परत को। ध्यान रखें, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभमंडल की खास बात, जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान में 1000 मीटर के साथ 1000 मीटर में प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ही क्षोभमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर कोई व्यक्ति पहुंचता है, यहाँ तापमान -70 सेल्सियस तक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर समताप मंडल की हम बात करें, इसे समताप मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि समताप मंडल यानी वह क्षेत्र जहां पर तापमान में ना तो वृद्धि होती है ना ही गिरावट, लेकिन ओजोन परत की वजह से ऐसा माना गया कि यहाँ ओजोन कणों के साथ क्या हो गया, यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी तो घटित हो रही है। ऐसा भी देखा गया कि जहां टेम्परेचर यहाँ 20 किलोमीटर में लगभग -70 है, वह समताप मंडल यानी 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आने के बाद तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी तापमान में क्या हो रही है, समताप मंडल में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा देखा गया कि थोड़ी मात्रा में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। तापमान की समताप मंडल की जो सबसे निचली हिस्सा है, इसे ओजोन मंडल के रूप में जानते हैं या ओजोन परत के रूप में जानते हैं। इसका जो सांद्रण है वह लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच, हालांकि कहीं कहीं आपको 15 से 35 भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे क्या कहते हैं, सबसे अधिक सांद्रण ओजोन परत का इसी हिस्से में पाया जाता है, ठीक। समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, वह हिस्सा देखो स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है, ठीक। ऐसे ही जो सबसे निचला हिस्सा है इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और इसकी यहाँ पर जो पॉज होगा इसे ट्रोपोपॉज, ठीक है। फिर अगला हिस्सा आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में वापस तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तापीय प्रतिलोपन की घटना घटित होती है मध्यमंडल के ठीक ऊपर, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर तापमान बढ़ जाता है। तो ये 3 मंडल हमने डिस्कस किए हैं, आप इसे चाहें तो पिछली वीडियोस में डिटेल से देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम इसके अगले मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, वह है विषम मंडल। यानी
रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल दूसरे हिस्से में डिवाइड किया गया है, वह है विषम मंडल। पहला था सममंडल। जब हम विषम मंडल की बात करते हैं, विषम मंडल यानी हीटेरोस्फीयर, इसे विषम मंडल क्यों कहते हैं? इसे विषम मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो गैसों का अनुपात है अब यहां जाकर क्या हो गया, निश्चित नहीं रह गया। ठीक है, तो विषम मंडल को, चूंकि विषम मंडल में जितनी भी गैसें हैं इनकी रासायनिक संरचना, इसकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज है वह अलग अलग हो जाती है। विषम मंडल को 4 मंडलों में बांटा गया है, 4 मंडलों में 4 गैसों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, विषम मंडल की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 90 किलोमीटर के बाद 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विषम मंडल विस्तारित है। हालांकि इतने अधिक ऊंचाई पर अभी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम विषम मंडल की उन 4 प्रमुख परतों की बात करें तो जो सबसे पहली परत है विषम मंडल में, वो आपको ध्यान रखना है 90 किलोमीटर से जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली परत है उसे आणविक नाइट्रोजन परत कहा जाता है, आणविक नाइट्रोजन परत। अब देखिए नाम में ही क्या छुपा है, आणविक नाइट्रोजन। इसका मतलब यह परत आणविक नाइट्रोजन क्यों कहलाती है? क्योंकि इस परत में नाइट्रोजन गैसों की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन के अणु ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसे नाइट्रोजन या आणविक नाइट्रोजन परत के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वह ध्यान रखिएगा 90 से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत क्या है, विस्तृत है। ठीक है, आणविक नाइट्रोजन परत के बाद जो दूसरी परत है वह ऑक्सीजन की अधिकता वाली परत पाई जाती है, यानी उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन परत। ठीक है, ऑक्सीजन परत, ऑक्सीजन परत। और इस परत की हम ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक यह परत क्या है, विस्तारित है। एंड जो एटॉमिक ऑक्सीजन परत है इसमें ऑक्सीजन गैस की अधिकता की वजह से, ऑक्सीजन की एटॉमिक की या इनके एटम की अधिकता की वजह से इसे एटॉमिक ऑक्सीजन परत कहा जाता है। ऊंचाई हमने देखी 1100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे यह परत आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो तीसरी परत है उसे कहा जाता है हीलियम परत। ठीक है, विषम मंडल में ही तीसरी परत है हीलियम परत। अब इसे हम ऊंचाई के आधार पर यदि डिवाइड करें तो 1100 किलोमीटर से लगभग 3500 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा 1100 किलोमीटर से लगभग 3500 किलोमीटर तक जो परत विस्तारित है विषम मंडल के भीतर, वह क्या है, हीलियम परत है। ठीक है, यहाँ हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, फिर जो 4th परत है या चौथी परत है, इसकी अंतिम परत मानी जाती है विषम मंडल के भीतर, वह है हाइड्रोजन परत। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, आपको जो शब्द इसमें ऐड करना है वह है एटॉमिक हाइड्रोजन परत। एटॉमिक हाइड्रोजन परत यानी वह परत जहां पर हाइड्रोजन के जो तत्व हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि ये विषम मंडल और वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है, सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, तो यह वायुमंडल की क्या है, सबसे ऊपरी परत है। और इतनी किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर पर अभी भी शोध चल रहा है। इसके बारे में विस्तृत और सही सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस पर अभी क्या चल रहा है, शोध चल रहा है। ठीक है, तो 4 परतें हमने विषम मंडल के में देखी। ठीक है, ध्यान रखना है कौन कौन सी परतें हैं, तो ये आपको नाम याद रखने होंगे। 4 गैसों, इनकी अणुओं की, इनके एटॉमिक या आप कह सकते हैं इनकी अधिकता की वजह से जिस लेयर में जिस गैस की ज्यादा प्राथमिकता है, उसकी अधिकता है, उसी आधार पर उन गैसों को उतनी किलोमीटर के डिस्टेंस में 4 परतों में डिवाइड किया गया है। तो विषम मंडल की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यह सागर तल से 90 से 10,000 किलोमीटर तक विस्तारित है और इसे 4 परतों में डिवाइड किया गया है। विभिन्न परतों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, अलग अलग हैं, वो इन गैसों के आधार पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ खास इंफॉर्मेशन थी जो हमने किसके बारे में पढ़ी, रासायनिक आधार पर वायुमंडल को किस भाग में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, और वे 2 भाग कौन कौन से हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल में हमने देख लिया कैसे विभिन्न हिस्सों में
जो CO2 का सांद्रण है वह बढ़ रहा है। सममंडल को 3 हिस्सों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। इन तीनों को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा है, आप उसे देख सकते हैं। फिर दूसरा हमने देखा विषम मंडल को, और विषम मंडल की उन 4 परतों को जो गैसों की अधिकता की वजह से उनका नामकरण जो किया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।